हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 7 का अमेरिकन ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, मर्डर इन द कैथेड्रल क्या है, एक अमेरिकन ड्रामा है। ये दिख रहा है, मर्डर इन द कैथेड्रल का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में तैयार किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये इस ड्रामे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मेरे साथ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ फोर टेम्पटर्स, ठीक है, इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले में फोर टेम्पटर्स के रोल को डिस्कस करिए। कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, फोर टेम्पटर्स के बारे में आपको यही क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो और बहुत सारे आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पटर्स लास्ट हेडिंग मैंने इसमें दी है। देखो, देखेंगे मर्डर, आंसर देखेंगे मर्डर, मर्डर यहाँ आर और बनेगी, ठीक है। मर्डर इन द कैथेड्रल इज द पोएटिक प्ले ऑफ टी.एस. एलियट। यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मर्डर इन द कैथेड्रल, तो क्या है ये आंसर होता है आपका पोएटिक प्ले है, ठीक है। किसका है, टी.एस. एलियट का। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द प्ले। प्ले में कई कैरेक्टर्स हैं, मैनी कैरेक्टर्स हैं, बट लेकिन फोर टेम्पटर्स, चार प्रलोभन आर पर्सोनिफाइड, मानवीकृत किए गए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो आपको दी थी कैरेक्टर्स उसकी समरी की, तो उसमें मैंने बताया था ये जो चार टेम्पटर हैं वो कोई कैरेक्टर्स नहीं है, इनको केवल जो आर्क बिशप के अंदर की इंटरनल वॉइस थी, ये आवाज़ है, तो उनको पर्सोनिफाइड किया है टी.एस. एलियट ने, ठीक है। फोर टेम्पटर्स आर पर्सोनिफाइड। अब क्या है ये देखेंगे, दे आर इनर वॉइस ऑफ थॉमस बैकेट आर्क बिशप ऑफ द कैंटरबरी, ठीक है। दे आर इनर वॉइस, ये आंतरिक आवाज़ है किसकी, थॉमस बैकेट की, जो कौन है, आर्क बिशप हैं, धर्म अध्यक्ष हैं किसके, ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी के, ठीक है। उनकी आंतरिक आवाज़ है। आपने देखा होगा फिल्म में, ड्रामा में और अपनी ही स्वयं की लाइफ में देखा होगा, जब हम किसी दुविधा में होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तब हमारे अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ऐसा कर लेना चाहिए, हमारी अंतरात्मा आवाज़ देती है, इनर वॉइस अंदर से आवाज़ आती है, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये उसके अंदर का, ये इसको कहते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट कई प्रकार का होता है, मेरी कन्फ्लिक्ट की एक वीडियो भी पड़ी हुई है, आप कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए वहाँ इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट द मेंटल कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉमस बैकेट। दे किसके लिए आया है, टेम्पटर्स के, ठीक है। दे प्रेजेंट, वे प्रस्तुत करते हैं, द मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष ऑफ थॉमस बैकेट, थॉमस बैकेट का। द फर्स्ट एंड द सेकेंड टेम्पटर आर द वॉइस ऑफ पास्ट। फर्स्ट और सेकेंड टेम्पटर जो हैं वो कौन है, वॉइस ऑफ पास्ट, पास्ट की आवाज़ है। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ स्पीक अबाउट द फ्यूचर। थर्ड और फोर्थ जो टेम्पटर है वो फ्यूचर के बारे में बोलता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखो फर्स्ट हेडिंग है फर्स्ट टेम्पटर।
फर्स्ट टेम्पटर का कह लीजिए सेकंड नाम लेयर ऑफ सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर्स, आनंद का प्रलोभन, ठीक है। सेंसुअल प्लेजर का क्या, एक प्रलोभन। अब वो क्या है देखेंगे, देखो। थॉमस बैकेट रिटर्न्स टू इंग्लैंड आफ्टर एन एक्सिल ऑफ 7 years इन फ्रांस। थॉमस बैकेट रिटर्न्स टू इंग्लैंड, थॉमस बैकेट इंग्लैंड लौटते हैं आफ्टर एन एक्सिल ऑफ 7 years, 7 साल के वनवास के बाद। एक्सिल का मतलब है रहने के बाद या वनवास के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, इन फ्रांस, फ्रांस में 7 साल रहने के बाद वो इंग्लैंड लौटते हैं। और फ्रांस कब गए थे वो, जब थॉमस बैकेट की किंग हेनरी से कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो गए थे, तो इसलिए वो इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस के लिए चले गए थे 7 साल बाद। तो 7 साल बाद वो क्या आते हैं, फ्रांस से इंग्लैंड वापस आते हैं, ठीक है। देयर इज एन एटमॉस्फियर, आगे देखेंगे। एटमॉस्फियर है, वातावरण है, किसका है, आगे देखेंगे। पीछे देखा हमने, देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फियर एंड टेंशन, ठीक है। जब वो 7 साल के बाद फ्रांस से इंग्लैंड वापस आते हैं तो देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ फियर एंड टेंशन, तो कैसा माहौल था, भय और टेंशन का माहौल था। कहाँ, इंग्लैंड में, कैंटरबरी में। फर्स्ट टेम्पटर्स रिमाइंड्स थॉमस हिज ओल्ड डेज इन लंदन पास्ट इन द कंपनी ऑफ किंग हेनरी सेकेंड। तो जो फर्स्ट टेम्पटर है वो क्या करता है, याद दिलाता है, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाता है थॉमस को उसके पुराने दिन जो उसने लंदन में किंग हेनरी के साथ बिताए थे। हिज ओल्ड डेज, अपने पुराने दिन, इन लंदन पास्ट, गुजारे थे, इन द कंपनी में, साथ ऑफ किंग हेनरी सेकेंड, किंग हेनरी सेकेंड के साथ। ही कॉल्स हिम, वह उनको बुलाता था, किसको, टॉम, ओल्ड टॉम कह के, एंड गे टॉम, जैसे फ्रेंडशिप टाइप, अच्छे दोस्ती थी दोनों में, तो ओल्ड टॉम कह के और गे टॉम कह के उनको बुलाता था। ही कैन बी रिगेंड इट इफ ही कंटिन्यूज हिज फ्रेंडशिप विद द किंग। तो वो कह रहा है कि ही कैन बी रिगेंड, वह इसको प्राप्त कर सकता है, इट मीन्स इसको, इफ, यद वह क्या कर ले, ही कंटिन्यूज हिज फ्रेंडशिप विद द किंग, यद वो राजा के साथ फिर से फ्रेंडशिप बना ले, दोस्ती फिर से कर ले, तो वो सब चीज़ें वो पुनः प्राप्त कर सकता है, पुनः रिगेन कर सकता है। लेकिन आर्क बिशप भी थोड़े प्राउडी थे, घमंडी थे, मतलब स्टूप करने, झुकने वालों में से नहीं थे। तो थॉमस रिटोर्ट्स हिम बाय सेइंग दैट टाइम गॉन नेवर कम्स बैक। अब वो क्या कहते हैं, थॉमस बैकेट रिटोर्ट्स, रिटोर्ट्स का मतलब होता है डांटना, फटकारना। हिम, किसको, हिम आया है टेम्पटर के लिए, फर्स्ट टेम्पटर के लिए। बाई सेइंग, यह कहकर, दैट के, टाइम गॉन नेवर कम बैक, जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता है, यह कह करके वो फर्स्ट टेम्पटर को डांट देते हैं। अब देखेंगे आगे, द सेकंड टेम्पटर, लेयर ऑफ सेक्युलर पावर। सेक्युलर पावर होती है एक तरह से धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या कह लीजिए धर्म से संबंधित नहीं, वो पावर का प्रलोभन, ठीक है। सेकंड टेम्पटर का सेकंड नाम मान लीजिए ये, ठीक है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड टेम्पटर को पर्सोनिफाइड किस नाम से किया गया है, ठीक है। विच नेम इज पर्सोनिफाइड फॉर द सेकंड टेम्पटर, ठीक है। तो क्या है, लेयर ऑफ सेक्युलर पावर। तो यहाँ देखेंगे, देखो, द सेकंड टेम्पटर गिव्स हिम अल्योरमेंट ऑफ चांसलरशिप। सेकंड टेम्पटर उसको चांसलरशिप का प्रलोभन देता है। अल्योरमेंट का मतलब होता है प्रलोभन, चांसलरशिप मतलब आर्क बिशप तो वो थे ही, उससे पहले वो कौन थे, चांसलर थे।
तो चांसलरशिप का प्रलोभन देते हैं, ही सेज वह कहता है, देते नहीं देता है, मतलब कौन, सेकंड टेम्पटर। ही सेज वह कहता है दैट के इफ थॉमस बैकेट टेक्स अप हिज पोस्ट एज चांसलर, यदि थॉमस बैकेट अपनी पोस्ट को एज ए चांसलर के रूप में जो उनकी पोस्ट थी उसको वो ले लें, तो ही विल गेन द पावर एंड ग्लोरी, तो वह उस पावर को, उस ग्लोरी को प्राप्त कर लेंगे, उस शक्ति को और उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। ही विल रूल ओवर द बिहाफ ऑफ द किंग, और वो राजा की ओर से शासन करेंगे। ऐसा प्रलोभन देता है कौन, सेकंड टेम्पटर, ठीक है। ही विल रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द किंग। हेनरी सेकंड spends much of his time in imaging bar on the continents। हेनरी सेकंड स्पेंड्स बिताते हैं, मच ऑफ हिज टाइम अपना अधिकांश समय, इन इमेजिंग कल्पना करने में, बार युद्ध के बारे में, ऑन कंटिनेंट पर। ही वुड बी हैप्पी वह खुश होंगे, टू फाइंड जानकर, हिम मीन्स उसको, एज ए फर्म डिप्यूटी एक फर्म डिप्यूटी के रूप में, रूलिंग शासन करते हुए, फॉर हिम इन हिज एब्सेंस उनकी अनुपस्थिति में उसको एक फर्म दृढ़ डिप्यूटी के रूप में शासन करते हुए यह जानकर उनको बहुत खुशी होगी, ऐसा टेम्पटर कहता है। देखो फिर से इसको दोहरा देते हैं, ही वुड बी हैप्पी, फाइंड मीन्स जानकर, हिम मीन्स उसको या प्राप्त, एज ए फर्म डिप्यूटी का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति में उसके पद को संभालना, उसके काम को संभालना, उसका पदभार संभालना। रूलिंग शासन करते हुए, फॉर हिम उसके लिए, इन हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति में, ऐसा सेकंड टेम्पटर कहता है, ठीक है। लेकिन वो उसको भी स्कॉल्ड कर देता, आगे चलेंगे देखेंगे। थॉमस रिप्लाइज दैट, थॉमस उत्तर देते हैं दैट के, विद द सपोर्ट ऑफ द पॉप की सपोर्ट से, एज एन आर्क बिशप एक आर्क बिशप के रूप में, एक धर्म अध्यक्ष के रूप में, ही है जो है रखता है, कीज ऑफ हेवन एंड हेल स्वर्ग और नरक की चाबी या कुंजी उसके पास है, इन हिज हैंड उसके हाथ में। ही होल्ड्स और रखता है, द सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर उसके पास सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है, शो इसलिए भाई क्यों, शुड चाहिए, ही मीन्स उसको, स्टूप मीन्स झुकना, टू पेट्रियर कंसिडरेशन ऐसे तुच्छ छोटे काम के लिए उसे क्यों झुकना चाहिए, जबकि उसके पास क्या है, सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर है, वो ऐसा सोचता है, ठीक है, और वो उससे मना कर देता है। आगे चलेंगे, देखेंगे थर्ड टेम्पटर। द थर्ड टेम्पटर, ए रिकाउंसलेशन विद द किंग, राजा के साथ रिकाउंसलेशन पुनः मेल मिलाप या सामंजस्य के रूप में, ठीक है, पुनः मेल मिलाप या सामंजस्य के रूप में राजा से। द थर्ड टेम्पटर अराइव्स, थर्ड टेम्पटर आता है, एंड एडवाइजेस हिम और उसे सलाह देता है, टू शेक हैंड्स विद द बैरन्स, ठीक, बैरन्स से हाथ मिलाने की सलाह देता है। बैरन्स कौन थे, बैरन्स समझते हैं आप, बैरन्स का मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति या उद्योगपति व्यक्ति या उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति से हाथ मिलाने की बात करता है, कौन, थर्ड टेम्पटर। हिज अलायंस विद द बैरन्स वुड मेक हिम पावरफुल, और उसकी अलायंस का मतलब होता है मैत्री, मित्रता, विद बैरन्स के साथ उसकी मित्रता, वुड मेक हिम पावरफुल उसे शक्तिशाली बनाएगी, एंड एक्सटेंड बढ़ाएगी, द इन्फ्लुएंस ऑफ पोप और पोप के इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को बढ़ाएगी। इट विल एंड हेनरीज टायरेनियस
ज्यूरिसडिक्शन। टायरेनियस होता है तानाशाही और ज्यूरिसडिक्शन होता है कानूनी अधिकार। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल एंड द हेनरीज टायरेनियस ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इससे जो हेनरी का तानाशाही कानूनी अधिकार है उसका अंत होगा ओवर द बैरन्स, बैरन्स के ऊपर। ही रिमाइंड्स, वह उसको याद दिलाता है। ही रिमाइंड्स हिम, वह उसे याद दिलाता है दैट कि एज ए चांसलर, एक चांसलर के रूप में, ही हैज रूल्ड ओवर द नोबल्स एज एन ईगल रूल्स ओवर द डव्स। वह उसको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है, कि एक चांसलर के रूप में उसने नोबल्स के ऊपर उस तरह से शासन किया है जिस तरह से एक ईगल रूल्स ओवर द डव्स, चिड़ियों पर शासन करता है। ठीक है, ही हैज रूल्ड ओवर, शासन किया है नोबल्स पर, एज एन, एज मीन्स की तरह, ईगल, ईगल की तरह। आगे देखेंगे, ही रिफ्यूजेस टू बिट्रे द किंग। ही रिफ्यूजेस, वह मना कर देता है, टू बिट्रे द किंग, राजा को बिट्रे करने के लिए, धोखा देने के लिए। आफ्टर हिज डिपार्चर, उसके जाने के बाद। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट के ए रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग विल पुट ऑन एन एंड द रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। आफ्टर हिज डिपार्चर, उसके जाने के बाद। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि रिवोल्ट, विद्रोह, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, द किंग मीन्स राजा के, राजा के विरुद्ध एक विद्रोह, विल पुट ऑन एंड, अंत कर देगा, किसका, द रूल ऑफ लॉ, लॉ के जो नियम हैं, कानून के जो नियम हैं वो टूट जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। एंड रिजल्ट्स इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था, और इसका परिणाम होगा अव्यवस्था। ठीक है, और अव्यवस्था फैल जाएगी। वो ऐसा कह करके वो उसको रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। नेक्स्ट चलेंगे, फोर्थ टेम्पटर, मैसेंजर ऑफ मार्टियरडोम। ये है ना जी, दिखाई दे रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी तो बाइट ना, टी है और बाई है। ठीक है, मार्टियरडोम, मार्टियरडोम का मतलब होता है शहीद। ठीक है, तो फोर्थ टेम्पटर एंटर्स, प्रवेश करता है, एंड एडमायर्स हिम, और उसकी प्रशंसा करता है। किसकी हिमाया है, थॉमस के लिए। ही हैज द पावर टू सेंड ए मैन टू हेल और हेवन, कि उसके पास मैन को हेल और हेवन में पहुंचाने की पावर है। पावर मीन्स ताकत है, सेंट मीन्स भेजना। ठीक है, सेंड एक मैन को, या वो हेल में या हेवन में, उसकी मर्जी है, वहाँ पहुँचा सकता है, ऐसी उसके पास पावर है। ही रिक्वेस्ट्स बैकेट, वह बैकेट से रिक्वेस्ट करता है, नॉट टू पे अटेंशन, कि वह ध्यान न दे, टू द सजेशन, जो सजेशन, सुझाव हैं, गिवन, दिए गए हैं, बाय द प्रीवियस विजिटर्स, जो प्रीवियस विजिटर्स थे, आने वाले थे, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर वो ध्यान न दे। ही शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट, उसे इस फैक्ट को समझना चाहिए, इस तथ्य को समझना चाहिए, वैन, जब एक किंग डाइज, जब एक राजा मरता है। आगे चलेंगे, वैन एक किंग डाइज, जब एक राजा मरता है, तो हिज ग्लोरी एंड्स विद हिज डेथ, उसकी जो ग्लोरी है वो उसकी मौत के ही साथ, मृत्यु के साथ ही एंड्स हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एंड ही इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू किंग, और उसके स्थान पर एक नए राजा को रिप्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। हाउएवर, और कैसे भी, ए सेंट नहीं, ए नहीं, सेंट्स एंड मार्टियर्स, साधु या शहीद रूल, शासन करते हैं। इवन आफ्टर, इवन मीन्स भी, आफ्टर मीन्स बाद, देयर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी वो उस पर शासन करते हैं। मतलब शासन करने का मतलब है मर जाने के बाद भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। इसी को क्या कहते हैं,
अमर कहते हैं। सो ही शुड बी मार्टियर, इसलिए तुम्हें शहीद हो जाना चाहिए, मतलब इसलिए उसको ही पैकेट के लिए आया है, इसलिए उसको शहीद हो जाना चाहिए, ऐसा फोर्थ टेम्पटर कहता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पटर्स इन द प्ले। प्ले में यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, पूछ लेता है, ये हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पटर इन द प्ले। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है। देखेंगे, द टेम्पटर्स सिंबलाइज द इनर स्ट्रगल गोइंग इन द माइंड ऑफ बेकेट। टेम्पटर्स को सिंबलाइज किया गया है द इनर स्ट्रगल, आंतरिक जो संघर्ष उसका चल रहा है, ठीक है। सिंबलाइज का मतलब तो समझ रहे होंगे, प्रतीक, प्रतीक माना गया है। टेम्पटर सिंबलाइज, टेम्पटर्स को सिंबलाइज किया गया है, करते हैं इनर स्ट्रगल, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। टेम्पटर्स आर सिंबलाइज्ड, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ आर लगा लेना। टेम्पटर्स आर सिंबलाइज्ड द इनर स्ट्रगल गोइंग इन द माइंड ऑफ बेकेट, ठीक है। तो जो टेम्पटर्स हैं वो बेकेट के माइंड में जो स्ट्रगल चल रहा था उसके सिंबलाइज हैं, उसके प्रतीक हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी पर्सन थे, टेम्पटर कोई पर्सन नहीं था, कोई कैरेक्टर नहीं था, क्या थे, जो उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी कि क्या करना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, उसे चांसलरशिप की पद को फिर से ले लेना चाहिए, या शहीद हो जाना चाहिए, या बैरन से हाथ मिला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके सिंबलाइज हैं टेम्पटर। और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने पर्सोनिफाइड किया है टी.एस. एलियट ने, इसलिए टी.एस. एलियट बहुत ही अच्छे प्लेरेट रहे हैं। तो देखो, एलियट वेरी आर्टिकली प्रेजेंट्स हिज पास्ट एंड फ्यूचर कन्विक्शन। एलियट बहुत ही आर्टिस्टिकली, ठीक है, बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रेजेंट्स प्रस्तुत करते हैं हिज, अपने पास्ट को और फ्यूचर को, उसके सॉरी, ठीक है, या कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है मत, अपने जो मत है ना उनका, उसको जो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, उसको बहुत ही कलात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। दे हेल्प, वे मदद करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, थॉट्स के डेवलपमेंट में से विकास होता है, मतलब ड्रामा में जो थॉट्स हैं। देयर इज नो डिक्शन, नहीं सॉरी एक्शन, देयर इज नो एक्शन इन द प्ले इन ट्रेडिशनल सेंस। देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है प्ले में, इन द प्ले, प्ले में, इन ट्रेडिशनल सेंस, ट्रेडिशनल सेंस में, परंपरागत सेंस में, एंड नो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, और कोई भी एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं है। कन्फ्लिक्ट दो कई प्रकार का होता है, एक तो होता है बाहरी कन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल, तो दो पर्सन में, हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट, दो फ्रेंड्स में कन्फ्लिक्ट, बहस, कहा सुनी, ये सही है, ये सही है, गलत है, और इंटर। तो इस ड्रामा में कोई भी एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया गया है, केवल क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, जो थॉमस बेकेट के माइंड में चलता है। और उधर जो किंग हेनरी है उसके भी माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता है। तो देखो आगे चलेंगे, द कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, द कन्फ्लिक्ट इज इंटरनल एंड द रियल सेंस ऑफ एक्शन इज इन द सोल ऑफ द आर्क बिशप। द कन्फ्लिक्ट इज इंटरनल, कन्फ्लिक्ट इज मीन्स है कैसा, इंटरनल है, आंतरिक है, जो आर्क बिशप के अंदर चलता है,
एंड और द रियल सेंस, वास्तविक सेंस में है, रियल सेंस ऑफ एक्शन, एक्शन के रियल सेंस में है, इज इन द सोल ऑफ आर्क बिशप, और आर्क बिशप की आत्मा के अंदर है। अंतरात्मा उसकी क्या करती है, आवाज़ देती है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ड्रामा में भी आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है और अकेला कमरे में होता है और कहता है कोई और जाने की उसके पास जाने की कोशिश करता है, तो कहता है प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सोचने दो। उससे तब वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, तब क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वही है। एंड दिस कन्फ्लिक्ट हैज बीन ड्रामेटाइज्ड, और इस कन्फ्लिक्ट को हैज़ बीन ड्रामेटाइज किया गया है। ड्रामेटाइज का मतलब होता है नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत करना या नाटकीय विधा में प्रस्तुत करना। विद ग्रेट स्किल, बहुत ही महान स्किल के साथ इसको ड्रामेटाइज किया गया है। थ्रो द डायलॉग्स के द्वारा, बिटवीन बिशप, वही आर्क बिशप एंड टेम्पटर्स और आर्क बिशप के बीच डायलॉग्स के द्वारा इसको बहुत ही ग्रेट स्किल के द्वारा ड्रामेटाइज किया गया है। वो किसके, टी.एस. इलियट ने किया है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें बनता है थॉमस बैकेट का कैरेक्टर लॉन्ग, इम्पोर्टेंट, और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, प्रीस्ट है इसमें, चार कोरस का एक क्वेश्चन और बन जाता है। चलो मैं डाल दूंगी 1-2 दिन में। ठीक है, थैंक यू।